गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पहले चैप्टर में काव्य हेतु पढ़े थे। आज हम काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। काव्य प्रयोजन, कोई भी कवि लेखक अपनी लेखनी क्यों चलाता है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता रहती है, क्या जिज्ञासा बनी रहती हैं, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। भारतीय आचार्यों ने इसके विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं और जो सबसे अधिक संगत होगा हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। काव्य प्रयोजन के बारे में हम चर्चा करते हुए भारतीय आचार्यों ने काव्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजन के विषय में लिखा है कि दुखी, पीड़ित, थके हुए लोगों को विश्रांति प्रदान करना नाटक का प्रयोजन है। क्या कहा है भरत मुनि ने कि नाटक का प्रयोजन जो है वह दुखी, पीड़ित और थके हुए लोगों को विश्रांति प्रदान करना है। इसके बाद हमारे आचार्य भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है कि कोई भी कवि लेखक अपनी लेखनी क्यों चलाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए। तो ये उन्होंने 6 प्रयोजन माने हैं। भामह प्रतिपादक इन प्रयोजनों में प्रीति यानी आनंद और कीर्ति तो ठीक हैं। काव्य के पढ़ने पाठन से अन्य कलाओं में विलक्षणता भी उत्पन्न हो सकती है। हमारी दृष्टि से भामह कथित प्रयोजनों में ये 3 ही व्यवहारिक हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काव्य के प्रेरक तो हो सकते हैं, प्रयोजन नहीं हो सकते हैं। कि धर्म है, अर्थ, काम, मोक्ष काव्य को रचना करने में प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रयोजन नहीं कह सकते। कोई कवि धार्मिक भाव से या अर्थ के प्रयोजन से या मोक्ष की कामना से प्रेरित होकर काव्य की रचना कर सकता है। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे विस्तार से आचार्य मम्मट। काव्य शास्त्रीय परंपरा में ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य प्रयोजनों का सम्यक आख्यान किया है। आचार्य मम्मट ने इस विषय को लेकर एक सूत्रकारिका दी हैं जो इस प्रकार से हैं। क्या कहा है? काव्य यशस्य अर्थ करते व्यवहार विदे शिवतर रक्षते संग परिनिवर्ते कांता समेत त्योपदेश युजे। इसी कारिका के माध्यम से हम काव्य प्रयोजन को
देखेंगे। देखिए, काव्य की रचना मंमट ने कहा है यश के प्रयोजन से की जाती हैं। प्राचीन युग में और आज भी यह देखा जाता है कि कवि प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना करता है। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपना पांडित्य सिद्ध करने और यश प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की। हम देखते हैं संस्कृत के कवि भारवी, बाणभट्ट आदि ने जो रचनाएं की हैं वह यश और अपने पांडित्य को सिद्ध करने के लिए की हैं। हिंदी के आचार्यों में से केशव, मतिराम तथा ऐसे अनेक कवियों ने इसी प्रयोजन से काव्य रचना की हैं, यश कमाने के लिए और पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए। आज भी देखा जाता है कि कवि अपनी रचना प्रकाशित कराने के लिए आतुर रहते हैं। इसके मूल में भी यश प्राप्ति की कामना है। ये था काव्य का पहला प्रयोजन, जिसको हमने नाम दिया यश। दूसरा काव्य का प्रयोजन है धन प्राप्ति। शायद यह पहले प्रयोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, यश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं से धन प्राप्त करने के लिए उनकी प्रशंसा में काव्य रचना की है। हिंदी के रीतिकालीन कवि बिहारी ने राजा जयसिंह के आदेश पर उनको प्रसन्न करने के लिए 700 दोहों की रचना की। बिहारी सतसई के नाम से आधुनिक युग में भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तथा पत्र पत्रिकाओं में पारिश्रमिक पाने के लिए कवि रचना करते देखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर दो प्रयोजन पढ़े, यश प्राप्ति और अर्थकृति। काव्य का एक और प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान, व्यवहार विदे, यानी तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान। काव्य से जीवन के व्यवहारों का ज्ञान होता है। क्या होता है? जीवन के व्यवहारों का ज्ञान होता है। मानव की विभिन्न दशाओं का उन दशाओं में किए गए कार्यकलापों का ज्ञान काव्य से प्राप्त होता है। कामायनी के मनु अथवा श्रद्धा ने किन परिस्थितियों में क्या कहा और क्या किया, इसका ज्ञान कामायनी के अध्ययन से प्राप्त होता है। रामचरितमानस तो व्यवहार ज्ञान का कोश ही है। प्राचीन काल में राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए आचार्यगण काव्य को माध्यम बनाते थे
पंचतंत्र और 10 कुमार चरित्र कथा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए रचे गए थे। इन स्थितियों में भाषा का कैसा प्रयोग होना चाहिए, यह ज्ञान भी काव्य से प्राप्त किया जा सकता है। अभिव्यक्ति सामर्थ्य को सम्यक बनाने के लिए काव्य उपयुक्त साधन है। तब हम कितने प्रयोजन में आ गए हैं? तीसरे प्रयोजन पे, यानी व्यवहार ज्ञान भी काव्य प्रयोजन हैं। अगला जो काव्य प्रयोजन चौथा आचार्य मम्मटकृत प्रयोजन है शिवोत्तर रक्षते, अर्थात अकल्याण को दूर करने के लिए, अमंगल को दूर करने के लिए मंगल की कामना से भी काव्य लिखा जाता है। शिवोत्तर रक्षते शिव से भिन्न अर्थात अशिव, अकल्याण, विपत्ति, दैहिक, आधिदैहिक और अन्य आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए कवि देवताओं की स्तुति करते रहे हैं। आचार्य मम्मट ने इस संदर्भ में मयूर कवि का आख्यान किया है। मयूर कवि को कुष्ठ रोग हो गया था। उसके निवारण के लिए उन्होंने 100 रस्सियों से बना एक छींका बनवाया, यमुना की धार के ऊपर फैले हुए वृक्ष से उसे लटकाया और स्वयं उसमें बैठ गए। सूर्य की स्तुति में वे एक श्लोक कहते और छींके की एक रस्सी काट देते। उनका संकल्प था कि अंतिम रस्सी कटने तक, अर्थात सूर्य की स्तुति में 100 श्लोक कहने तक उनका रूप दूर न हुआ तो वे यमुना में गिरकर प्राण त्याग देंगे। किंतु 99 रस्सी कटने तक उनका रोग दूर हो गया। देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए सभी काव्यों में कवि स्तुति के अंत में आपदाओं से मुक्ति की कामना करता है। तब यहाँ पर हमने 4 प्रयोजन पढ़े। अब 5वां प्रयोजन है संज्ञः परिनिवर्ते, अर्थात पढ़ने के साथ ही आनंद प्रदान करने के लिए काव्य से आनंद की प्राप्ति होती है। यह बात भारतीय और पाश्चात्य सभी काव्य शास्त्री स्वीकार करते हैं कि काव्य को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आनंद की प्राप्ति का अर्थ मनोरंजन नहीं बल्कि सात्विक आनंद से है। प्राचीन काल से लेकर अब तक आनंद प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना जाता रहा है। अब हमने 5 इसके प्रयोजन पढ़ लिए। कौन कौन से? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवोत्तर रक्षते, संग परिनिवर्ते। अब छठा है कांता समेत उपदेश युजे। आचार्य मम्मट ने छठा प्रयोजन कांता समेत उपदेश युजे कहा है, अर्थात
काव्य स्त्री द्वारा मधुर ढंग से दिए हुए उपदेश के समान निर्देश देने के लिए भी रचा जाता है। क्या है? काव्य स्त्री द्वारा मधुर ढंग से दिए हुए उपदेश के समान निर्देश देने के लिए भी रचा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि काव्य के माध्यम से यदि उपदेश दिया जाता है तो वह मधुर ढंग से दिया जाना चाहिए। गुरु की तरह या पिता की तरह सपाट शब्दों में दिया हुआ उपदेश कठोर होता है, कठिनाई से ग्रहण किया जाता है, जबकि स्त्री के द्वारा प्रदत्त उपदेश सहज ग्राह्य होता है। सामान्यतः काव्य को उपदेश का माध्यम बनाया जाना उचित नहीं है। कोई भी आचार्य यह स्वीकार नहीं कर सकता कि काव्य अपने कथन के लिए रचा जाए, यानी काव्य अपने उपदेश के लिए रचा जाए। फिर भी उपदेश तो वह सीधे शब्दों में न होकर मधुर ढंग से कहा जाना चाहिए। अब हम इन 5-6 जो काव्य प्रयोजन थे उसका निष्कर्ष निकालेंगे, विवेचन करेंगे। उपयुक्त प्रयोजनों में से, यानी हमने जो 6 प्रयोजन इसके गिनाए हैं उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। यानी यश प्राप्ति, अर्थ कृते, व्यवहार विधे, शिवतर रक्षित, ये आज के युग में भी बड़े ही प्रासंगिक हैं। कवि यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए और आनंद के लिए काव्य की रचना करता है। जब आनंद की बात आती है तो यह आनंद पाठक के लिए भी हो सकता है और स्वयं कवि के लिए भी। जब कवि के लिए होता है तो उसे स्वतः सुखाय कहा जाता है। तुलसीदास ने यह घोषणा ही की है कि उन्होंने रघुनाथ गाथा स्वतः सुखाय रची हैं। उपयुक्त प्रयोजनों के अतिरिक्त आत्म अभिव्यक्ति को भी काव्य का प्रयोजन कहा गया है। तो यहाँ पर 7वां प्रयोजन क्या आ गया है? आत्म अभिव्यक्ति। कितने हो गए हैं? 7। आत्म अभिव्यक्ति को भी 7वां या अगला प्रयोजन माना है। पाश्चात्य विचारकों ने आत्म अभिव्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। यानी यूरोपियन जो विचारक हैं उन्होंने आत्म अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। कवि अपने स्व को अभिव्यक्त करके आनंदित होता है। कवि जो हैं अपने स्वयं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करके वह आनंदित होता है। भावों के आवेग को व्यक्त करके विश्रांति का अनुभव करता है। अतएव आत्म अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण प्रयोजन है। फिर चाहे वह इतिवृत्तात्मक काव्य के द्वारा हो या मुक्तक के द्वारा हो। तो विद्यार्थियों, हमने आज यह चैप्टर काव्य प्रयोजन पढ़ा। उसमें हमने भर्तमुनि, भामह और मम्मट के दिए हुए जो काव्य प्रयोजन थे उनकी चर्चा की, और फिर हमने एक और काव्य प्रयोजन यहाँ उपस्थित किया और वह है आत्म
अभिव्यक्ति जो किसने दिया है? पाश्चात्य विचारकों ने। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह YouTube चैनल कैसा लगा? आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।